काफी देर सोचने के बाद बाबा साहब ने रुद्र को अपने पास बुलाया। रुद्र के आते ही बाबा साहब ने रुद्र से कहा, तैयारी करो, बहुरिया का कल पग फेरा होना है। वो कल किरण हवेली जाएगी और तुम उसके साथ जाओगे। बाबा साहब की बात सुनकर रुद्र और प्रत्यक्षा दोनों ही चौंक गए थे। अचानक से ये क्यों बाबा? आपने तो कहा था कि हमें वहां से अब कोई लेना देना नहीं। बस हो गया फैसला, तो अब कोई सवाल नहीं। चलो बहुरिया, तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। अब तुमको सच में जानना था ना कि का तुम्हारे घर वाले ये सब करवा रहे हैं या और कोई, तो चलो अब मालूम कर ही लेते हैं। इतना कहकर बाबा साहब जाने लगे, लेकिन रुद्र ने जाकर उनसे अकेले में कहा, कि क्या कह रहे हैं आप बाबा? क्या आप नहीं जानते कि वो लोग ही केतकी अम्मा की मौत के जिम्मेदार हैं? उसे वहां भेजने का मतलब है कि हम जानते बूझते उसे मौत के मुंह में ढकेल दें। अच्छा, तो तुम हमें बताओगे अब कि हम बहुरिया को कहाँ भेज रहे हैं और कहाँ नहीं? तुमको क्या लगता है कि हम जानते नहीं कुछ? एक ना एक दिन तो ये तमाशा खत्म करना ही होगा ना, तो कल से ही इस गंदगी का सफाया शुरू होगा। इतना कहते हुए बाबा साहब ने जोरों से आवाज देते हुए नौकरों से कहा, खाना लगाओ और उन दोनों से बोलो कि हमने बुलाया है। कुछ ही देर बाद खाने की टेबल पर सब लोग इकट्ठा हुए। प्रत्यक्षा भी बाबा साहब के साथ खामोशी से बैठी हुई थी। बाबा साहब ने खाने का निवाला तोड़ते हुए चारों लोगों से कहा, ऐसा है कि हमारा दिमाग अब पक गया है, रोज रोज की कहानी खत्म करनी होगी। तुम तीनों हमारी बात ध्यान से सुनो। बहुरिया के पग फेरे की रस्म होनी है। किरण हवेली जाना है बहुरिया और रुद्रा को। जहां एक तरफ प्रत्यक्षा खामोशी से बैठी हुई थी, वहीं दूसरी ओर कार्तिक गुस्से में तिल मिलाया हुआ था। उसने गुस्से में ही अपने सामने रखे खाने की थाली को सरकाते हुए बाबा साहब से कहा, अरे अब इस तमाशे की क्या जरूरत है बाबा? अगर हम जानते हैं कि इस लड़की को पसंद नहीं करते और वो ही हमला कर रहे हैं, तो इसको वहां भेजने का क्या मतलब है? अच्छा चल, नाम बता, कौन होगा वहां से ये सब करने वाला? उसका नाम बता, तू बता कि बहू की जान का दुश्मन कौन होगा। अगर तुझे कुछ पता नहीं तो चुप कर और बात समझने की कोशिश कर। बड़े भैया, मार देंगे वो इसको जहर देकर। पग फेरा करने जाएगी ये, और इसकी मरी छिपकली सी लाश लेकर वापस हमें आना पड़ेगा। कार्तिक की बात सुनते हुए समर्थ ने प्रत्यक्षा से कहा, देखो बहू, डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ वहां रुद्र भी होगा और हम भी तुम्हें जल्दी ही लेने आ जाएंगे। वहां जाकर तुम्हें अपने पिता से बस बात करनी है। उन्हें बताना है कि तुम पर बार बार हमला हो रहा है। हो सकता है कि वो तुम्हारी मदद करें। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पिता का इसमें कोई हाथ नहीं, ठीक है ना? और तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब हैं तुम्हारे साथ। मैं तो नहीं हूँ साथ। जाओ और खूब पग फेरा खेलो। मैं नहीं हूँ साथ इसमें। इसे मरना है तो अकेले जाए, हम क्यों इसके पीछे जाएं? चुप हो जाओ अब। समर्थ ने कार्तिक को चुप करवाते हुए कहा, क्यों? इसके लोगों की दुश्मनी हम सबको भारी पड़ेगी। इसकी वजह से केतकी अम्मा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ना जाने कितने नौकर और मारे गए। उनकी क्या गलती थी? बाबा, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये सब करने की ज़रूरत है। किरण हवेली से हमारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए और ना ही इसे बचाना चाहिए। अरे चुपचाप यहाँ अच्छे से पड़ी हुई है ये, और हम सब भी सब कुछ संभाल लेते हैं। और एक ना एक दिन वो इंसान भी पकड़ा जाएगा जो ये सब कर रहा है। इसके लिए इसे मौत के कुएं में अकेला क्यों भेजना? और अगर भेजना ही है तो भेजिए इसे ही। मैं नहीं जा रहा कहीं भी। ए प्रधानमंत्री, अपनी चोंच बंद कर ले, अब खाना खा चुपचाप। अरे तुमको पैदा करके ही हमें अपने पापों की सजा मिल गई। कितनी बार कहा है कि अगर कुछ पता ना हुआ करे तो शांत रहा कर। लेकिन रुद्र ने कार्तिक का साथ देते हुए बाबा साहब से कहा, मैं कार्तिक की बात से सहमत हूँ बाबा। मुझे भी यही लगता है कि इसे वहां नहीं जाना चाहिए। हमें वहां के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है। अगर शांति से प्रत्यक्षा यहाँ जिंदगी गुजार रही है तो क्या जरूरत है वहां जाने की? और ये तो उनके घर में ज्यादा रही भी नहीं है, कभी कभार ही आती थी। इसे कितना ही पता होगा वहां के लोगों के बारे में। जितने भी दिन ये वहां पर रही, उन लोगों ने इसका अपमान ही किया था। ऐसे में ये रस्म उनके लिए कैसे मायने रखेगी? और हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ तो? रुद्र की बात का जवाब देते हुए प्रत्यक्षा ने वहां बैठे हुए सभी लोगों से कहा, मैं वहां जाना चाहती हूँ। मैंने ये फैसला किया है कि वहां जाकर
मैं बाबा से बात करूंगी। ओहो, माता जी का फैसला है, अब तो कैसे ही बोल सकता है कोई। तो माता जी, आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं, बताएंगी कुछ? मुझे वजह जाननी है कि अगर मुझसे नफरत ही है उन्हें और मुझे घर से निकाल ही दिया है, तो अब इन सब का क्या फायदा? और ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने जिसके लिए मुझे मारने तक की साजिश हो रही है? अगर ये साजिश है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। वो क्या है ये मुझे जानना है। मुझसे जुड़ी ऐसी कौन सी बात है जो मुझे जिंदा रखने के लिए काफ़ी नहीं? मेरी वजह से आप सब हर बार खतरे में पड़े हैं, केत की अम्मा और यहाँ के बाकी सभी लोग, और मेरी वजह से आप सबको कुछ भी नहीं होना चाहिए। मुझे वहाँ जाकर इस वजह के बारे में पता करना ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे लिए ये आखिरी काम करेंगे। शायद इसके बाद सब ठीक हो जाए। कार्तिक ने खाने की टेबल से उठते हुए प्रत्यक्षा से कहा, चलो, एक बात तो साफ हो गई कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ गधी भी हो। जो लोग तुम्हें मारने की सोच रहे हैं उनसे बात करके मामला सुलझाने चली है अब ये, और मेरा पूरा परिवार इस लड़की की वजह से पागल हो चुका है। इतना कहते हुए कार्तिक वहां से जाने लगा, लेकिन प्रत्यक्षा ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, और अगर मेरे साथ वहाँ कुछ भी हुआ तो। प्रत्यक्षा की बात पूरी होने से पहले ही कार्तिक ने उससे कहा, अगर ऐसा हुआ तो कितनी लाशें गिरी हैं वहाँ, ये गिनने के लिए हवेली में कोई बचेगा ही नहीं। कार्तिक की बात सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे, लेकिन कार्तिक ने जवाब देते हुए कहा, क्या मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं नहीं बल्कि इस लड़की का बैल बुद्धिपति तो यही करेगा ना, मैं क्यों अपनी जान दूंगा इसके लिए। इतना कहते हुए कार्तिक वहां से चला गया। प्रत्यक्षा की बात सुनने के बाद एक बात साफ हो गई थी कि अब प्रत्यक्षा की भी मर्जी बाबा साहब के साथ ही थी, और वो भी अपने घर जाना चाहती थी। खाना खाने के बाद सभी अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। हालांकि सबके दिमाग में यही बात घूम रही थी कि वहां जाना सीधे तौर पर खतरे को बुलावा देना था, लेकिन प्रत्यक्षा खतरा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अरे हो गई का सारी तैयारी? मालिक, सब हो गया है। शाम होते ही सारे इंतजाम पूरे कर दिए गए थे और बाबा साहब ने किरण हवेली में संदेश पहुंचा दिया था कि कल प्रत्यक्षा पगफेरे की रस्म के लिए किरण हवेली जाएगी और रुद्र भी उसके साथ होगा। गहरी हो रही शाम के साथ प्रत्यक्षा खिड़की पर खामोशी से खड़ी हुई थी। इस पर दो बाहों ने आकर प्रत्यक्षा को पीछे से कस लिया और उसके बालों को प्यार से चूमते हुए कान के पास हल्की सी आवाज आई, तुम सिर्फ प्यार करने के लिए हो, इतना परेशान होकर मेरा दिल न जलाया करो। परेशान मत हो, बस इतना कहूंगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इसीलिए तुम्हें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। रुद्र की बात सुनते ही प्रत्यक्षा पीछे रुद्र की तरफ मुड़ी और फिर उसके सीने पर अपना सर रखकर रुद्र को अपनी बाहों में भर लिया। हाँ, मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन साथ ही ये भी सुकून है कि तुम मेरे साथ होगे। लेकिन तुम जानते हो ना, जिस घर में खुद मेरी इज्जत नहीं होती, वहाँ लोग तुम्हारी बेइज्जती करने में एक मिनट भी नहीं हिचकिचाएंगे। तुम किसी की भी बात को अपने दिल पर मत लगाना, क्योंकि उनकी बातें ही तो दिल तोड़ने के लिए काफ़ी हैं। वहाँ पर लोग अपनी बातों से ही इतना जख्मी कर देते हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और अब इस बात की ज़्यादा घबराहट हो रही है कि तुम भी मेरे साथ होगे, इसलिए तुमसे पहले से ही माफ़ी मांगना चाहती हूँ।